नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अगेती भिंडी की उन्नत तकनीक से बुआई करके कमाए अच्छा मुनाफा। मशरूम में निमेटोड। भिंडी की खेती खरीफ और जायद फसल के रूप में की जाती है। जायद में आमतौर पर इसकी बुआई फरवरी के दूसरे पखवाड़े से की जाती है, लेकिन इसकी बुआई अगेती यानी जनवरी माह में करके आप अच्छी आय ले सकते हैं। तो अगेती भिंडी की उन्नत तकनीक से बुआई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है जिसकी खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। भिंडी में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, सामान्यतः गर्मी की फसल के रूप में इसकी बुवाई फरवरी मार्च माह में की जाती है, जिस फसल से अप्रैल मई माह में उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन उस समय बाजार में अधिक आने के चलते किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी बुआई अगेती यानी जनवरी के दूसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कर देते हैं तो आपको इस फसल से मार्च माह से उत्पादन प्राप्त होने लगेगा और उस समय अगर आप अपनी उपज को बाजार में बेचते हैं तो उस उपज का आपको अच्छा बाजार भाव मिल जाएगा। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए हमारे जो किसान भाई इस समय भिंडी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो वो जब धूप अच्छी खिलने लगे तब इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप इसकी संकर प्रजातियां सुरक्षा, भिंडी नंबर 101, भिंडी नंबर 10, भिंडी नंबर 12 के अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर सकते हैं जिनकी औसत उपज 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगेती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 25 सेंटीमीटर और पौध से पौध 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए मेड़ों पर हाथों से बीजों की बुआई करें। अगेती भिंडी की बुआई करने के बाद उसके ऊपर पुआल या अन्य घास फूस का पलवार अवश्य बिछा दें, जिससे अधिक ठंड होने के चलते बीजों का जमाव ठीक ढंग से हो सके। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
बेच दिया। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मशरूम की मांग आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते किसान मशरूम की खेती को अपनाकर काफी लाभ कमा रहे हैं। लेकिन मशरूम उत्पादन में कई तरह की समस्याएं भी आती रहती हैं। तो इन्हीं समस्याओं में आज बात करेंगे मशरूम में लगने वाले नेमेटोड रोग के बारे में। तो किस प्रकार से करें नेमेटोड की रोकथाम, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर निशी केसरी से। तो सूत्रकृमि के बारे में जैसा पिछले बार मैंने बताया कि ये भी एक जंतु होता है और यह सब जगह पाया जाता है, हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पक्षियों में, और जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी हो ये जरूर मिलता है। तो इसमें भी कुछ सूत्रकृमि हानिकारक होते हैं और कुछ सूत्रकृमि लाभदायक होते हैं। तो आज मैं आपको सूत्रकृमि का जो भी आक्रमण मशरूम के फसल में होता है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सूत्रकृमि क्या करती है कि जैसे ही मशरूम का जाल फैलने लगता है, जो भी किसान भाई मशरूम की फसल उगाते हैं वो जानते हैं, मशरूम का जाल फैलने लगता है तो उस जाल की जो कोशिका होती है, उस कोशिका को छेद करके उस कोशिका का सारा द्रव्य खींच लेता है, जिसके कारण आपके फसल में जितना जाल विकसित होना चाहिए मशरूम का, उतना जाल विकसित नहीं हो पाता है। इस सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम खुम्ब की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफेलकोआइटस कंपोस्टिकुला सबसे हानिकारक प्रजाति है। ये सूत्रकृमि भी बड़ी तेजी से माइसीलियम को खाता है, जिससे मशरूम को नुकसान या क्षति अत्यधिक होती है। ये सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम खुम्बी के आकार को प्रभावित करता है। ये सूत्रकृमि अत्यधिक तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा, मात्र 3 दिन का होता है। इस प्रकार के 50 सूत्रकृमि मात्र 30 दिनों में अपनी संख्या लगभग 1 लाख कर लेते हैं, जो कि मात्र 70 दिनों में खुम्ब माइसीलियम को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ये विश्व भर में सबसे ज्यादा मशरूम को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक शत्रु है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस समय इसकी संख्या अगर जरूरत से ज्यादा हो, तो क्या होता है कि आपकी जो मशरूम की जाल फैलनी चाहिए वो फैलती नहीं है, तो यह मशरूम की जाल को ही खा लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपके मशरूम में जो बटन आना चाहिए वो बटन नहीं आ पाता है, और अगर आना भी, अगर थोड़ा बहुत जाल अगर रह जाए तो उससे जो बटन निकलेंगे वो स्वस्थ नहीं होंगे, उनकी जो डंठल होती है वो काफ़ी लंबी पतली हो जाएगी। जो सही रंग होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, वो सफ़ेद रंग नहीं आ पाता है। मशरूम का कंपोस्ट जो है वो आपका दब जाएगा, दबा हुआ लगेगा, या फिर उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला जैसा लगने लगेगा। इसके अलावा जो मशरूम का बटन है उसके सतह के नीचे आप देखते होंगे कि गिल्स होता है, जैसे कि मछली में गिल्स होता है वैसे इसमें भी गिल्स होता है। तो ये फ्रेश पिंक कलर का, गुलाबी रंग का नहीं होके ये बैगनी रंग का होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें सूत्रकृमि का आक्रमण हो गया है। रोग के लक्षण: आरंभिक अवस्था में मशरूम के बीज हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसके बाद माइसीलियम की वृद्धि धीमी हो जाती है और इसमें चकत्ते बन जाते हैं, जिससे माइसीलियम वृद्धि नहीं करता है और इससे कंपोस्ट की सतह सिकुड़ने लगती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो सूत्रकृमि के आक्रमण के ये सारे लक्षण होंगे, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहला इसमें उपाय है कि आप इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखें। साफ सफाई का मतलब है जैसे आप इसमें कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो कंपोस्ट का तैयार जब करते हैं तो उसको असंक्रमित करें। असंक्रमित करने का मतलब है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सबों को निकाल बाहर करना। तो उसके लिए एक पास्चुराइजेशन चैम्बर होता है, जिसमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे उसको स्टरलाइज किया जाता है। सूत्रकृमि की रोकथाम: मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थान को साफ रखें। 5% फार्मिलियम के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि ना पनप पाए।
साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं। कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलियम से उपचारित कर उपयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणों को रोकने में सहायक होती है। तो नीम के बीज की दवा कैसे बनाएं? इसके लिए आप नीम के बीज को सुखाकर उसके ऊपर का जो कड़ा भाग होता है उसको निकाल दीजिए और अंदर में जो नीम की गिरी होती है उसको अच्छे से सुखा के उसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप छोड़ दीजिए रात भर, और उसके बाद सुबह में उसको अच्छे से छान के और उसका 75 मिलीलीटर प्रति किलो कंपोस्ट में इस्तेमाल करिए और तब उसको आप असंक्रमित कर सकते हैं। इस तरह से केसिंग के समय क्या होता है कि अक्सर किसान क्या करते हैं कि पिछला जो कंपोस्ट होता है उनका उसी का पाउडर बना के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसके लिए भी आप फॉर्मेलिन से ट्रीट कर सकते हैं केसिंग की सामग्री को, या फिर केसिंग की सामग्री के लिए आप जो पिछला मशरूम का कंपोस्ट है उसको आप व्यवहार में न लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रयोग आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाओनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मशरूम का जहाँ बना रहे हैं, जो भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो उस समय अपने हाथ और पैरों को असंक्रमित कर लें। उसमें अच्छे से हाथ पैर धो के उसके अंदर जाएं और एक बार बिजाई करने के बाद बार बार उसे हाथ से न छुएं। उससे क्या होगा कि ये आपके हाथ से संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कीटों का आक्रमण आप रोकिए, क्योंकि ये जब सूत्रकृमि सुप्तावस्था में चला जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है और हवा के साथ उड़ के या तो कीटों के शरीर में लग के और आपके मशरूम कंपोस्ट को संक्रमित कर सकता है, जिसके कारण आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई, इसके साथ ही मैं ये समाप्त करती हूँ और आप अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। विभाग को सख्त निर्देश दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला वर्गीय फसलों में लहसुन का प्रमुख स्थान है, जिसकी वजह से बाजार में वर्ष भर मांग बनी रहती है। इसलिए लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस फसल में किए जाने वाले कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो लहसुन की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं। आज आपके साथ लहसुन जो फसल आज लगी हुई है हमारी खेतों में, उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो लहसुन जो है, इसमें जो समसामयिक समस्याएं हैं, आज की तारीख में जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, आज मैं आपके साथ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। किसी भी फसल में खरपतवार बड़ी समस्या होते हैं, जिनकी वजह से मुख्य फसल ठीक से नहीं बढ़ती है और रोग कीटों की भी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इनके निदान का उपाय समय पर करें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वीड्स। वीड्स मतलब होते हैं खरपतवार। ये खरपतवार जो होते हैं, ये हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये हर तरीके से हमको नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमको फायदा कुछ भी नहीं है। वो खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवार को खेतों से दूर रखना, इसका प्रयास तो किसान भाइयों हमें लहसुन बोने के प्रथम दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और खेती में, खासतौर से लहसुन की खेती में निंदाई गुड़ाई के महत्व को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इससे क्या होता है कि जो वायु संचार है हमारा जड़ों तक, पौधे की जड़ों तक, वो भी अच्छे से बन जाता है। निंदाई गुड़ाई करने से जड़ों को उचित वायु संचरण मिलता है, जिससे उनका विकास भी काफी तेजी से होता है, अच्छा होता है। और नतीजे में हमारे जो कंद मिलते हैं, जो हमें फ्रूट्स मिलता है, जिसकी मार्केट में, बाजार में कीमत होती है, उनकी भी काफी अच्छी तरीके से जो विकास है वो संपूर्ण मात्रा में हो पाता है।
लहसुन की फसल सही बढ़वार ले, इसके लिए खरीफ फसल में पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग जरूरी है। साथ ही ठीक समय पर सिंचाई भी बहुत जरूरी है। अब खरपतवार समाप्त करने के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें हैं जैसे जिनको अब आप निदाई गुड़ाई करने के बाद डाल सकते हैं जमीन में। एक यूरिया जो है, वैसे तो संपूर्ण खाद जो डीएपी है और पोटास है वो आप पहले दे चुके हैं। दूसरी चीज यूरिया होती है। यूरिया जो है जनरली 1 महीने के अंतराल के बाद ही 30 दिन में ही अपन देते हैं और उसका भी ये राइट समय है। और ये भी आप सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद दोनों स्थितियों में दे सकते हैं। तो यूरिया को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो 30 दिनों के बाद और एक आप 60 दिन के आसपास 55-60 दिन के आसपास जाकर के आप उसका दूसरा डोज डाल सकते हैं। यदि अगर नमी आपके उसमें कम है या आप सिंचाई करना चाहते हैं, आप अगर बहाव पद्धति का उपयोग करते हैं, फ्री फ्लड जमीन में पानी देते हैं तो वो काफी अच्छा होता है फसल के लिए। नीचे तक नमी बनी रहती है, उसके जड़ों तक पहुंचती भी है और उसका जो असर रहता है कि आपके खेत में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसका असर भी लंबा रहता है और किसी भी फसल उत्पादन में बहाव सिंचाई पद्धति को अच्छा ही पाया गया है। उसका भी उपयोग कर सकते हैं और नमी आपको बनाए रखना है, ये आपको ध्यान देना है। लहसुन की फसल में रोग कीटों की समस्या वैसे तो कम आती है, फिर भी कभी कभी रोग कीटों का प्रकोप हो जाता है जिस वजह से नुकसान हो सकता है। इसलिए रोग कीटों से भी सावधान रहें। इसके बाद हम आते हैं जो मुख्य बात है, वो है एक कीड़े बीमारी। सबसे ज्यादा असर जो आपने खेतों में देखा होगा, कुछ मच्छर टाइप के थ्रिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके यहाँ रस चूसक कीट जो है ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके यहाँ आ चुके होंगे। ऐसा है क्योंकि ये मौसम जो होता है इसमें मच्छरों का प्रकोप, रस चूसक कीड़ों का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। तो इनसे आपको फसल को बचाना है क्योंकि रस चूसक कीट जो है ये भी फसल के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और पूरी फसल को बीमारी और का असर करके हमारे जो मुख्य उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। रस चूसक कीट जो है इनको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, तो रासायनिक विधियों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा दवाइयां इसकी तारीख में यूज हो रही है उसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है, एसिडामेप्रिड है और ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो अब आपने अपने खेतों में जिस हिसाब से इनको डेवलप कर रखा है उस हिसाब से आप मात्रा का निर्धारण जो है 5 से 10 ग्राम प्रति टंकी तक कर सकते हैं और ये आपको उनको नष्ट करना लेकिन आवश्यक है। इन मुख्य कीड़ों के अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो इस समय आपको किसान भाइयों अपने खेत में दिखने लगी होंगी। छोटे छोटे बैंगनी स्पॉट आपको पत्तों पे नजर आते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर के और वो पर्पल ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इस पर्पल ब्लास्ट का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को में बैंगनी धब्बों का बड़ा रोग हो जाता है और ये पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं, लटक सी जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक पूरी झुलसी हुई पत्तियां हैं। ये रोग भी काफी नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। तो अभी आप इसके अंदर कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं। इसके अलावा मेटलिक मेनकोजेब एक आता है, ये काफी प्रभावी पाया गया है और आपके बाजार में अभी भी उपलब्ध है टाटा मास्टर के नाम से और इसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसके अलावा तो और कोई खास ऐसी बताने लायक इस समय जो सामयिक स्थितियां हैं वो मेरे ख्याल से मैंने सब कंट्रोल जो नियंत्रण है, रोकथाम है या जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं इस समय की, वो सारी अपन ने इसमें ली है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क हेल्पलाइन के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव गोराऊ, जिला नागौर के किसान गुलाब सैन ने। आपने अनाज में कीटों का प्रकोप हो जाता है जिससे अनाज खराब हो जाता है, इसलिए आप अनाज के सुरक्षित भंडारण पर जानकारी चाहते हैं। तो गुलाब जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान जैसे ही कटाई कर लेते हैं तो अपना जो अनाज होता है उसको अपने जो लोकल भंडार गृह होते हैं उनमें सुरक्षित करते हैं। वहाँ दिक्कत आती है कीड़ों की और जो फंगस होती है उनकी। तो इन सभी जो दिक्कतें हैं उनको
उनको प्रबंधित करने के लिए या उनका प्रबंधन करने के लिए किसान भाई को हमेशा कटाई के दौरान ही उनका प्रबंधन प्रारंभ कर देना चाहिए। किसान भाई अनाज तो उपजा लेते हैं, लेकिन भंडारण की सही जानकारी न होने की दशा में उनका अनाज खराब हो जाता है। यदि किसान भाइयों का अनाज ही खराब हो जाएगा तो ऐसे उत्पाद का बाजार में क्या भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप अनाज का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित भंडारण करें। होती है या उसमें नमी होती है वो लगभग 10 से 11% होनी चाहिए। तो उसको किसान भाई कैसे टेस्ट करें? कोई भी जैसे आपकी बीज वाली फसल है तो उसके जो सूखा हुआ बीज आप दांत से अगर तोड़ते हो तो अगर उसमें कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो बीज है या आपका अनाज है वो भंडारण के लिए उपयुक्त है। उसमें जो नमी है वो 10 से 11% के आसपास है, वो उसमें उपयुक्त नमी है, तो तभी आप उसको स्टोर करें। अगर आपका अनाज गीला है तो उसको हमेशा है लगभग 2 या 3 धूप दे के ही उसके बाद में ही है वो भंडारित करना चाहिए। अनाज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि बोरियों को दीवार से थोड़ा दूर रखें। यदि दीवार के पास रखेंगे तो अनाज में नमी आ सकती है और आपका अनाज सड़ गल सकता है और ऐसे अनाज में कीड़े भी अधिक लगते हैं। इसके साथ ही यदि गोदाम में किसी प्रकार की दरार या बिल है तो इनको बंद कर देना चाहिए। ये तो भंडारगृह की बात हो गई। इसी प्रकार किसान अगर अपने खाने के लिए कोई अनाज सुरक्षित कर रहा है तो उसके लिए जो अलग अलग कोठियाँ आती है या बीन आती है उनको प्रयोग करना चाहिए और उनको भंडारित करने के लिए हमेशा जो जैविक विधियाँ हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते सुखा के उसमें है वो प्रयोग करना चाहिए। उनकी परत सूखे हुए पत्तों की परत बना के वो अपना अनाज है उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसी प्रकार जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के भंडारण के लिए जो अपनी बलुई मिट्टी आती है, बलुई मिट्टी का भी किसान है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जो सुरक्षा प्रदान करने वाली एक तरीका है, क्योंकि बलुई मिट्टी में सिलिका होता है। सिलिका की वजह से जो कीड़ा होता है वो है वो मिट्टी के अंदर नहीं घुस पाता, घुसता है तो उसके जो शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो अपनी दलहनी फसलें होती हैं उसका जो बीज होता है या अपन खाने के लिए दालें काम में लेते हैं उनको वो नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाएगा। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।